हेलो। हाँ जी। हाँ सर। चैप्टर 12 है डेब्ट रिकवरी प्रोसेस, जो कि हमें बताता है कि हमारा डेब्ट रिकवरी का जो वर्क है वो किस तरीके से चलता है। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं हम सभी। आप सभी अपना म्यूट रखें, साउंड ना आए आपकी साइड से। डेब्ट रिकवरी प्रोसेस इज इनिशिएटेड व्हेन द डेटर इज अनेबल टू रीपे अ लोन। As per RBI guidelines, the lender needs to ensure that this process to recover the loan is beneficial to it, while at the same time, the debtor's legal rights and obligation need to be respected. क्या है इसका मतलब? वो कह रहा है कि जो डेब्ट रिकवरी का प्रोसेस है वो शुरू तब होता है जब जो हमारा डेटर है वो अपने लोन का पेमेंट करने में असमर्थ हो जाता है, यानी कि वो पेमेंट नहीं करता है अपने लोन का जो ईएमआई पे करना है। अगर वो पैसा नहीं चुका रहा है अपने लोन का, तब हमारा डेब्ट रिकवरी प्रेशर जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होता है। तो आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार, आरबीआई ने जो गाइडलाइंस दी है वो ये कहा है कि जो लेंडर है, कौन है, जो लेंडर यानी उधार देने वाली पार्टी है, वो इस चीज का ध्यान रखे कि उसको अपने बेनिफिट के लिए लोन का पैसा रिकवर करना है। लेकिन साथ ही साथ उसको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो भी डेटर्स के लीगल राइट्स हैं, उन और जो ऑब्लिगेशंस हैं, उनका भी सम्मान किया जाए, उनका भी ध्यान रखा जाए। मतलब ऐसा ना हो कि आप उसके लीगल राइट्स को भी इन्फ्रिंज करने करने में लगे हुए हैं अपना पैसा वसूल करने के चक्कर में, कि आप कोई नोटिस नहीं दे रहे हैं, कुछ उसको बता नहीं रहे हैं, लोन कितना लिया है उसकी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, उसने एक ईएमआई रोकी तो पता चला 4 ईएमआई वसूल ली उससे। तो इस तरीके की चीजें नहीं करनी है रिकवरी के अंदर। जो भी उसके लीगल राइट्स हैं, जो भी उसकी ऑब्लिगेशंस हैं, उनका भी रिस्पेक्ट करना हमारे लिए जरूरी है। किसके लिए? बैंक के लिए। बता रहे कि दे आर टू मेन वेज ऑफ डेब्ट रिकवरी। दो प्रकार है हमारे रिकवरी के, जो हम दो प्रकार से रिकवरी करता है बैंक। थ्रू अ नॉन जुडिशियल रूट, एक तो हम बिना कानून की सहायता के जो रिकवरी करते हैं वो नॉन जुडिशियल रूट होता है, जो कि सॉफ्ट रिकवरी होती है, जो आप लोग कॉल करते हैं, विजिट करते हैं, कस्टमर के घर पे जाते हैं, है ना, फॉलो अप लेते हैं, ये सब क्या है? नॉन जुडिशियल रूट है, ये सॉफ्ट रिकवरी है आपकी। सेकंड है थ्रू जुडिशियल रूट, हार्ड रिकवरी। और जब हम कोई रिकवरी में कानून का सहारा ले रहे हैं, ठीक है, कोर्ट के थ्रू कर रहे हैं या जो भी लीगल बॉडीज बनाई गई है रिकवरी की उनके थ्रू कर रहे हैं, तो वो जुडिशियल रूट में आ जाती है। वो होती है हमारी हार्ड रिकवरी, जहां पर हमें क्या करना पड़ रहा है? कोर्ट का या किसी लीगल बॉडी का सहारा लेना पड़ रहा है अपना। ठीक है, तो हमें रिकवरी किससे करनी पड़ रही है? जुडिशियल रूट के थ्रू करनी पड़ रही है, जहाँ कानूनी कार्रवाई करनी पड़ रही है हमें। जैसे अभी आप जब चैप्टर 9 पढ़ेंगे, तो चैप्टर 9-11 होगा आपका, जो कि लीगल रिकवरी के बारे में बताएगा आपको। तो वहां पर आपको बताया जाएगा कि लीगल रिकवरी किस किस तरीके से की जाती है। वहां आपको सरफेसी एक्ट के बारे में बताया जाएगा, ठीक है, लोक अदालत के बारे में बताया जाएगा, डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल के बारे में बताया जाएगा। ठीक है ना, ये सारी चीजें आपको वहां बताई जाएंगी कि किस तरीके से लीगल रिकवरी की जाती है बैंक में। आगे देखते हैं हम कंटिन्यूस में। अब है जनरल नोशन अबाउट ईएमआई। ईएमआई के बारे में आम धारणा क्या है? यानी कि जो ईएमआई होती है उसको लेके कस्टमर को कई बार कंफ्यूजन होता है, क्योंकि उसे कई बार प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है या उसको प्रॉपर समझ में नहीं आता है ईएमआई के बारे में। तो जो आम धारणा है वो क्या है उसके बारे में यहाँ बताया गया है। At the time of taking the loan or purchasing an article, vehicle under EMI, customer are not completely aware about the details of repayment. EMI is due date period of EMI. वो क्या कर रहा है कि जब कोई कस्टमर क्या करता है, लोन लेता है या कोई प्रोडक्ट परचेज करता है, तो उसको ज्यादातर ईएमआई के बारे में जानकारी नहीं होती है कि कितने कैसे ईएमआई बनाई गई है, किस प्रकार से उसको पे करना है, क्या उसकी ईएमआई डेट होगी, क्या उसका ईएमआई पीरियड जो है पे करने का टाइम कितना है। बहुत बार कस्टमर को इसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती है। When these terms are explained, they generally do not grasp as much as, and all specification of EMI are not clear. तो कहते हैं कि जब ये टर्म्स उनको एक्सप्लेन किए जाते हैं ना, तो उस टाइम पे वो समझ नहीं पाते हैं,
और उनको बहुत ज्यादा क्लैरिटी अपनी ईएमआई के फीचर्स को लेके नहीं होती है कि क्या ईएमआई में शामिल किया गया है, कैसे बनाई गई है ईएमआई, इतना उनको क्लियर नहीं होता है। सम ऑफ देम मे नॉट बिफोर टेकिंग द लोन इवन थिंक इफ दे हैव इनफ मंथली कैश फ्लो टू मीट ईएमआई। तो कई बार क्या होता है, उनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं लोन लेने से पहले वो ये भी नहीं सोचते हैं कि क्या हम जो ईएमआई बनवा रहे हैं, क्या उस ईएमआई का पैसा चुकाने की हमारी क्षमता है या नहीं है। कि पता चला ईएमआई बड़ी बनवा ली और पैसा उतना है नहीं चुकाने के लिए। ठीक है, तो बैंक से पहले से ही अगर डिस्कस कर ले कि छोटा अगर अमाउंट का ईएमआई बन सकता है तो उसको बना ले। लेकिन वो क्या है कि कई बार बनवा लेते हैं और फिर बाद में चुकाने में दिक्कतें आती हैं उनको। In view of this, at the time of disbursement, customer should be asked to confirm if she has read all the condition is in acceptance of the same। और इसी वजह से क्या है कि जब कस्टमर को बहुत कुछ पता नहीं होता, वो ध्यान नहीं देता, सुनता नहीं है। ठीक है, जल्दबाजी में लोन लेने के चक्कर में बस साइन कर देता है सब जगह। आपने देखा होगा ना, वो देखते तो है नहीं, पेपर पे साइन करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। पढ़ते तो पढ़ता नहीं है ना कोई व्यक्ति सही से कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है। तो बाद में बोलते हैं कि भैया हमें तो बताया नहीं था, हमें तो इन्होंने कुछ और कहा था। तो ऐसी समस्या से बचने के लिए हम पहले उससे क्या करते हैं, एक्सेप्टेंस लेते हैं कि आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, आप इसका एक्नॉलेजमेंट दीजिए। आप देखते हैं ना, अगर आप ऑनलाइन भी कोई चीज आज की डेट में अप्लाई करते हैं तो उसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी हुई है। अगर मान लो आपने देखा होगा, अगर आप अपना कोई ईमेल आईडी भी बनाते हैं, तो जब आप ईमेल आईडी बनाते हैं तो उसमें टर्म्स कंडीशंस लिखी होती है और एक कॉलम आता है, बॉक्स आता है कि आपने ये सब पढ़ लिया है। अगर आपने पढ़ लिया तो उस पर क्लिक करें, ठीक है, तभी आगे बढ़े आप। इसका क्या मतलब है कि आप उन सब चीजों को पढ़ चुके हैं, जो भी पॉलिसीज हैं आपने उनको मान लिया है। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं कि जब किसी भी कस्टमर को लोन देते हैं तो हम अपनी टर्म्स कंडीशंस को उसने पढ़ लिया है या एक्सेप्टेंस उससे लेते हैं, जिससे कि वो कल को डिनाई ना कर दे कि मुझे नहीं बताया गया था कुछ। ठीक है, अगर उसने एक्सेप्टेंस दे दी है, इसका मतलब क्या है कि वो एग्री है और वो पढ़ चुका है उन सब चीजों को। Once the details are confirmed, it can be agreed that the customer has taken an informed decision। अगर उसने ये डिटेल्स कंफर्म कर दी है तो उसका मतलब क्या है कि कस्टमर ने जो भी डिसीजन लिया है वो सोच समझ कर लिया है, वो इस चीज को एग्री करता है। ठीक है ना, वो इस चीज को क्या करता है, एग्री करता है। ठीक है, क्लियर। क्लियर है सर। हाँ। Once the loan is disbursed, the financial institution should have। आप लोगों को रिकॉर्डिंग का साइन आ रहा है क्या? हाँ सर, आ रहा है। आ रहा है, ठीक है। Once the loan is disbursed, the financial institution should have the practice of thanking the customer for starting the relationship with them and mention all the details of the loan। EMI due dates and indicate available mode of payments। It will be appropriate if this is done in a language understandable to the customer, local language। क्या कह रहा है कि जब एक बार लोन क्या है डिसबर्स कर दिया गया है, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये प्रैक्टिस होनी चाहिए कि वो कस्टमर को थैंक बोले हमारे साथ रिलेशनशिप बनाने के लिए, और साथ ही साथ उसको लोन की सारी डिटेल दी जाए। उसका लोन का पीरियड क्या है वो उसको बताया जाए, ईएमआई क्या है, ड्यू डेट क्या है, और किस किस तरीके से पेमेंट किया जा सकता है ना। वो किस किस तरीके से कर सकता है, कैश से कर सकता है, नेट बैंकिंग के कर सकता है, या कोई क्यूआर बनाया हुआ है तो वो क्यूआर उसको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, डीडी से कर सकता है, किस किस तरीके से वो पेमेंट कर सकता है, ये उसको बताया जाना चाहिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा। अब हमारा नेक्स्ट है लोन रीपेमेंट, कि लोन ऋण का पुनर्भुगतान किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, किस तरीके से एक जो कस्टमर है वो लोन का पेमेंट करेगा या बैंक उससे किस तरीके से वापस लेगा, वो यहाँ पे बताया गया है। The collection agents could be involved in collection of all dues, amount not defaulted or amount defaulted। In some NBFC banks or collection agents are used only for collecting the amount defaulted। वो कह रहे हैं कि जो कलेक्शन एजेंट है हमारे, उनका यूज जो है, उनको कोई बैंक या एनबीएफसी किन कामों में इन्वॉल्व कर सकती है। तो वो अपने जिन कस्टमर को मान लीजिए लोन दिया है, उनसे बात वगैरह करने में, अगर अमाउंट डिफॉल्ट नहीं हुआ है, उनसे कुछ बात वगैरह करना है, कुछ रिमाइंडर देना है उनको,
तो उसमें यूज कर सकती है, या जो अमाउंट डिफॉल्ट हो गया है तो उन अमाउंट को डिफॉल्ट हो गया उनसे बात करने में, उनसे डिस्कस करने में अपने कलेक्शन एजेंट जो होते हैं उनका इन्वॉल्वमेंट रखती है। अब क्या है कि जो ज्यादातर बैंक और एनबीएफसी में कलेक्शन एजेंट का यूज कब किया जाता है, जब अमाउंट डिफॉल्ट हो जाता है, जब कस्टमर ने अमाउंट डिफॉल्ट कर दिया है, ईएमआई डिफॉल्ट कर दी है, नहीं पे किया है, तब कलेक्शन एजेंट क्या करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं बैंक या एनबीएफसी के कहने पर। Generally, DRA or collection agents are used for defaulted amounts as there is no need to pursue amount which are being paid regularly। तो आमतौर पे यही होता है कि जब कोई कलेक्शन एजेंट जो है हमारा, या डीआरए जिसे हम डेब्ट रिकवरी एजेंट कहते हैं, वो अक्सर उनका यूज तभी किया जाता है जब कोई अमाउंट क्या है डिफॉल्ट हो जाता है। ठीक है ना। हम उस चीज के लिए, मतलब उसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि जो जो पैसा पहले से पे किया जा चुका है कस्टमर को, तो उसको तो हम कॉल करते नहीं है ना उससे हम मिलते हैं। तो हमारा जो कलेक्शन एजेंट का यूज है वो ज्यादातर डिफॉल्टिंग कस्टमर से मिलने के लिए ही, या उनसे पैसा रिकवर करने के लिए ही किया जाता है। Some of the borrower accounts will go into default. There are some customers who will not pay their installment or EMI on time. Hence, it be called defaulters. These amounts are not paid in normal course and may have to be handled by DRA for collection support। कह रहे हैं कि जो कुछ हमारे अकाउंट होते हैं जिन्होंने कि हमसे पैसा उधार लिया हुआ है बोरोवर ने, वो क्या होता है, डिफॉल्ट में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं कि कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो पैसा टाइम पे नहीं करते, अपना ईएमआई को पे नहीं करेंगे टाइम पे और डिफॉल्टर बन जाते हैं। तो जो पैसा हमारा नॉर्मल तरीके से नहीं आ रहा है, उन्हीं को हैंडल करने के लिए क्या होता है, हमारा जो डीआरए होता है हमारे कलेक्शन सपोर्ट में हमारी मदद करता है ना। जो डीआरए क्या करते हैं, जिन लोगों से हमारा पैसा नहीं आ पा रहा है उनसे पैसा लाने में ही तो मदद करते हैं हमारी, यही काम करते जी हैं ना सर। डीआरए। हम्म। जी सर। बैंक के लिए क्या काम करते हैं, बैंक या एनबीएफसी के लिए, कि जो पैसा नहीं आ पा रहा है उन लोगों से बात करके, उनसे मिलके, उनसे डिस्कस करके ईएमआई को वापस लाने का, ईएमआई को रिकवर करने का काम करते हैं। वंस और इट इंटरेस्ट को भी। हैज बी, क्या करें। ये कह रहे सर विद इंटरेस्ट, मतलब जो भी डिफॉल्ट वो अमाउंट है, तो ये, पेनल्टी हाँ वो देगी। तो ऑब्वियसली जो अप्लाई हाँ। होगा वो तो देना ही पड़ेगा, है ना। जी। वो तो एक नॉर्मल कोर्स है कि अगर कोई पेनल्टी लगी है तो वो भी मांगी ही नहीं, कई जाएगी। बार सर वो लोग कहते हैं ना कि सर अभी आप आधी ले जाइए, या आप तीन टूट गई दो ले जाइए, और दो का मैं बाद में, एक का मैं बाद हाँ में वो कर सकता हूँ। वो तो मतलब होता है, लेकिन अल्टीमेटली काम तो वही कर रहा है ना डीआरए, जो उसको रिकवर करने के लिए ही भेजा गया है। वो एक अलग बात है, सिचुएशनल डील है वो तो। जी वो सर। सिचुएशन हर किसी कस्टमर की अलग अलग हो सकती है जिसको हम हैंडल कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा कि once it has been decided to use a DRA, institution will have to brief the DRA about the collection functions, code of conduct, collection process and do's and don'ts। इसका क्या मतलब है, वो ये कह रहे हैं कि अगर एक बार ये चीज डिसाइड कर ली गई है कि जो डीआरए है वो अब क्या है, उनका यूज किया जाएगा किस चीज के लिए, ये जो डिफॉल्टर है हमारे उनसे पैसा रिकवर करने के लिए। तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो बैंक हो या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, उसे अपने डीआरए को सबसे पहले कलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताना है कि कलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से चलता है, सिस्टम क्या है हमारा, क्या हमारी मतलब काम करने का तरीका है, ये बताना जिम्मेदारी बनती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की। और क्या कोड ऑफ कंडक्ट है हमारा, जो हमारी आचार संहिता है कि हमें किन चीजों का ध्यान में रख के काम करना है, वो भी बताना है। और कैसे कलेक्शन का प्रोसेस हमारा चलेगा, किस तरीके क्या काम हम कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब कुछ डीआरए को बताना किसकी जिम्मेदारी है, उस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है जिसने उसको एंगेज किया है रिकवरी के लिए। ये बताना उसकी जिम्मेदारी है। आप लोगों को कोड ऑफ कंडक्ट दिया जाता होगा ना बैंक की तरफ से, जिसके लिए भी आप काम कर रहे हैं, आपको एक कोड ऑफ कंडक्ट शेयर किया गया होगा बैंक की साइड से। हम्म। दिया जाता है ना। यस सर। दिया जाता होगा, आपने ध्यान नहीं दिया होगा वो एक अलग बात है, या आपकी एजेंसी ने ना बताया होगा आपको, लेकिन दिया जाता है वो। ठीक है। ये आपको अपने एजेंट्स को ये सब चीजों को फॉलो कराना है। एजेंट्स आर इन्फॉर्म्ड दैट एनी misbehavior will have serious implication for the institution
एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन सिविल कोड ऑफ कंडक्ट। वो क्या कह रहा है कि एजेंट को इस चीज को इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि उसका कोई भी गलत बर्ताव एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि वो सिविल कोड ऑफ कंडक्ट को मेंटेन करके रखें, है ना। उसको ऐसा नहीं करना है कि जो गाइडलाइंस है, जो भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाया गया है, उनका वायलेशन करे। अगर वो उनका वायलेशन करता है तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। जैसे अभी कुछ केसेस हुए, एक तेलंगाना में एक केस हुआ कि अभी कुछ महीने पहले की बात है। एक एक लड़के ने कुछ अमाउंट का लोन लिया था किसी एनबीएफसी से। ज्यादा बड़ा लोन नहीं था, तो उनका पैसा वो पे नहीं कर पाया, उसको कुछ उसकी जॉब वगैरह छूट गई थी। तो उसे एजेंसी के जो जिस भी एजेंसी को वो लोन अमाउंट लोन का मतलब दिया गया था रिकवरी का, उसके रिकवरी एजेंट्स ने क्या किया कि उसको बहुत ज्यादा हिरास कर दिया। हेरासमेंट मतलब इस लेवल तक पहुंच गया था कि उसके दोस्तों को उल्टा सीधा बोलना, उसके रिश्तेदारों को, और उसका कुछ उल्टा सीधा फोटो बना के व्हाट्सएप पे भेज दिया उन्होंने। कुछ गलत टाइप के फोटो बना के उसका फेस वेस चेंज करके, तो व्हाट्सएप पे क्या कर दिया, उसके दोस्तों को उसके रिश्तेदारों को भेज दिया कि ये व्यक्ति आपके जानकार है, इसने लोन लिया है, ऐसे काम करता है वैसे काम करता है। उल्टी सीधी चीजें डालकर भेज दी। तो उस वो पर्सन क्या है, काफी सेंसिटिव था, उसने सुसाइड कर दिया। जबकि लोन उसका बताते हैं कि 10-12 हजार का लोन था, ज्यादा बड़ा लोन नहीं था उसका। उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसे ही जो इश्यूज आते हैं वो इसलिए ही आते हैं कि जब एक डीआरए सिविल कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो नहीं करता, है ना, तो दिक्कतें आती है फिर। द अप्रोच ऑफ एजेंट must be calm, polite, professional, and yet to be able to recover as much as overdue as possible। वो कह रहा है कि जो एजेंट की जो अप्रोच है वो कैसी होनी चाहिए, वो शांत होनी चाहिए, ठीक है, प्रोफेशनल होनी चाहिए, और आप अपने जो रिकवरी है उसको जितना पॉसिबल हो सके उसको करने पे ध्यान दें। लेकिन अप्रोच आपका सही होना चाहिए। अप्रोच अगर आपका गलत है तो फिर आप क्या करेंगे, गड़बड़ करेंगे कुछ, ठीक है ना। अप्रोच आपका गलत नहीं होना चाहिए, जो आपका कोड ऑफ कंडक्ट है उसके बियॉन्ड जाके आप काम नहीं करेंगे। नेक्स्ट है रेडीनेस ऑफ द डेब्ट रिकवरी एजेंट। कि एक डेब्ट रिकवरी एजेंट को ऋण वसूली के लिए क्या तैयारी करने की जरूरत है, जो रिकवरी है उसके लिए क्या क्या तैयारी एक रिकवरी एजेंट की होनी चाहिए। और लिखा है कि इन ऑर्डर दैट द डीआरए कैन मीट डिस्कस विद द क्लाइंट एंड सीक द पेमेंट, द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मस्ट शेयर विद द डीआरए। वो कह रहा है कि अगर किसी डीआरए को कस्टमर से मिलने के लिए और उससे डिस्कस करने के लिए और पेमेंट को वापस लाने के लिए जो भी उसको करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, मिलना पड़ रहा है, ठीक है, ये सारी चीजों को करने के लिए एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डीआरए को क्या क्या शेयर करना चाहिए, क्या क्या शेयर किया जाना जरूरी है। अगर बैंक किसी डीआरए को अपने साथ एंगेज करता है तो अब उस डीआरए को क्या क्या शेयर करेगा वो, ताकि उसका रिकवरी ठीक से हो सके। उन्होंने लिखा है ऑथराइजेशन लेटर टू डील विद द डेटर ऑन बिहाफ ऑफ द बैंक। सबसे ज्यादा जरूरी है कि बैंक एक ऑथराइजेशन लेटर उस डीआरए को प्रोवाइड करेगा कि वो बैंक के बिहाफ पर उसके बोरोवर से या उसके डेटर से क्या कर सकता है, रिकवरी कर सकता है। ये ऑथराइजेशन लेटर अगर नहीं है तो आप किसी से भी ना बात कर सकते हैं ना कॉल कर सकते हैं, इसके बिना आप नहीं जा सकते किसी से बात करने। ये होना चाहिए, है ना। नेम ऑफ द क्लाइंट डिफॉल्टर्स, जिससे जो डिफॉल्टर है उसका नेम हो, उसका एड्रेस, उसकी कॉन्टेक्ट डिटेल प्रोवाइड करेंगे, ऑफिस एड्रेस है तो वो भी प्रोवाइड करेंगे। और लोन एग्रीमेंट की कॉपी भी देना है, जिससे कि लोन के क्या टर्म्स कंडीशंस है, किस प्रकार का लोन है, कोई सिक्योरिटी रखी गई थी क्या, पर्पस क्या था लोन का, उस व्यक्ति का प्रोफाइल भी आपको उसमें मिल जाए। तो इससे ये सारी चीजें क्या है बतानी, जो जो टर्म्स और कंडीशंस है लोन की, वो किससे पता चलेगी, लोन एग्रीमेंट से पता चलेगी, है ना। कि क्या टर्म्स कंडीशंस कस्टमर और बैंक के बीच में हुए थे, किस टाइप का लोन था, पर्पस क्या था लोन का, कितना अमाउंट दिया गया था, इंस्टॉलमेंट कितना पेंडिंग है, ये सब किससे पता चल पाएगा आपको, उसके बैंक जो स्टेटमेंट होगा वो, और लोन एग्रीमेंट की टर्म जो कॉपीज है उसी से आपको पता चल पाएगा। नेक्स्ट है
इसी में कंटिन्यू है रेडीनेस ऑफ द डेट रिकवरी एजेंट। It is important that DRA is clear about the total amount of loan, EMI, period of loan and amount in default। तो कह रहा है कि ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक डीआरए जो है उसको टोटल अमाउंट ऑफ लोन, ईएमआई और पीरियड ऑफ लोन और अमाउंट इन जो डिफॉल्ट हुआ है इनके बारे में जानकारी होना उसके लिए बहुत जरूरी है कि क्या उसका अमाउंट था लोन का, क्या ईएमआई है उसकी, पीरियड कितना है लोन का और कितना पैसा डिफॉल्ट किया गया है कस्टमर के द्वारा। This information is needed as it may be necessary to answer customers query। ये इंफॉर्मेशन इसलिए बहुत जरूरी है कि कस्टमर जब उससे क्वेरी करेगा तो उसका सही आंसर वो दे सके। अगर उसके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं है तो फिर कस्टमर की जो भी क्वेरी होगी, कोई उसका डाउट होगा तो वो आंसर नहीं दे पाएगा। If any or correct her him if their perception or mis or information is incorrect। आप क्या है कि अगर कस्टमर मान लीजिए कि उसको कुछ कंफ्यूजन है, उसके पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आप उसको सही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें, करेक्ट करें उसे, है ना। और अगर मान लीजिए कि क्या है कि इफ द डीआरए नोज ओनली अबाउट द ईएमआई ड्यू देन इट कुड रिजल्ट इनटू सम आर्ग्यूमेंट एंड डिफिकल्टीज इन रिकवरी। अगर क्या है कि बस एक डीआरए को बस इतना ही बताए कि भैया इसका ईएमआई ड्यू है, बाकी उसे कुछ नहीं पता, अगर लोन कौन सा है नहीं पता, इंटरेस्ट कैसे कितना लगा था नहीं पता, कब से नहीं लगा पे किया कुछ नहीं पता, पेनल्टी कितना लगा है कुछ नहीं पता, इतना बताई थी कि ईएमआई ड्यू है आपके पास और कुछ नहीं पता मुझे, तो उससे क्या होगा, कस्टमर की जो भी क्वेरीज होगी वो रिप्लाई नहीं दे पाएगा और ये आर्ग्यूमेंट होना शुरू हो जाएगा कस्टमर और डीआरए के बीच में। इसलिए उसके पास प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए। DRA should keep all the information confidentiality and not with anyone other than the customer and unless customer asks to share detail। क्या है कि DRA should keep all this information confidentiality and not with anyone other than the customer unless the customer asks to share the detail। वो कह रहा है कि डीआरए को अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है, कस्टमर की इंफॉर्मेशन को गोपनीय रखनी है, किसी और व्यक्ति के साथ में डिस्कस नहीं करनी है जब तक कि कस्टमर शेयर करने के लिए ना कहे। जैसे कि अगर आप उससे मिलने जा रहे हैं तो उसके भाई बहन के साथ, पड़ोसी के साथ, इनके साथ डिस्कस नहीं करना है ना। जब तक वो किसी को इन्वॉल्व खुद से नहीं करता तब तक आप किसी के सामने डिस्कस नहीं करेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी डज नॉट मीन इट शुड नॉट बी शेयर विद द डिफॉल्टिंग कस्टमर एज ही सी इज अवेयर ऑफ द अबव डिटेल्स। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि हम डिफॉल्टिंग कस्टमर के साथ शेयर नहीं कर सकते हैं, कस्टमर के साथ तो हमें शेयर करना ही पड़ेगा, उससे शेयर कर सकते हैं, है ना। ठीक है। एंड ऑल्सो विदाउट यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन डीआरए कैन नॉट आस्क फॉर द रीपेमेंट एंड इन्फॉर्मेशन शुड नॉट बी शेयर विद अदर्स। तो कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बिना तो जो डीआरए है, डीआरए क्या है, पेमेंट वापस नहीं ला सकता, अपना पैसा वापस नहीं ला सकता है। इसलिए ये इंफॉर्मेशन क्या है, डीआरए को तो बैंक को देनी ही पड़ती है, तभी तो वो कर पाएगा ना। अगर बैंक नहीं देगा तो कहाँ से करेगा। लेकिन डीआरए क्या है, किसी और व्यक्ति को शेयर नहीं करेगा आगे। कंटिन्यू है पॉइंट इसमें। अप्रोच टू कलेक्शन कैन नॉट बी सेम और यूनिफॉर्म एज द कस्टमर्स क्लाइंट हु हैज डिफॉल्टेड कुड बी वन हु हैज। तो कह रहा है कि जो अप्रोच है और कलेक्शन को लेके वो क्या है, सेम नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि हर कस्टमर हमारा एक सा नहीं होता है ना। हर कस्टमर की अपनी अलग प्रॉब्लम है, हर कस्टमर की अलग इश्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए हमें समझना है कि किस किस तरह की प्रॉब्लम क्या होती है, बताई गई है, वो देखते हैं। बोरोड मोर देन हिज हर कैपेसिटी टू पे। उसने इतना ज्यादा कर्जा ले लिया कि उसकी चुकाने की क्षमता नहीं थी इतनी। कर्जा ले लिया, खर्च कर दिया, चुकाने की क्षमता इतनी थी नहीं, ओवर फाइनेंसिंग कर दी गई उसको। पेड इंस्टॉलमेंट रेगुलरली इन द पास्ट
but defaulted for the first time due to personal exigencies। इसका क्या मतलब है? एक्सीजेंसीज का मतलब है कि अगर मान लीजिए कि पहले तो वो जो व्यक्ति था उसने पहले क्या किया कि पिछला रिकॉर्ड उसका सही है, टाइम पे पेमेंट कर रहा था, लेकिन अब क्या है कि उसका कोई प्रॉब्लम आ गया, मान लीजिए कि कुछ उसके साथ मिस हैपनिंग हो गई, उसका जॉब चला गया, कुछ भी हो सकता है XYZ, जिसकी वजह से उसने पहली बार क्या है, डिफॉल्ट कर दिया है ना। तो ऐसे कस्टमर के साथ हमें थोड़ा समझना है कि हम उससे मिले, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसको उसकी प्रॉब्लम को समझे और क्या बेस्ट ऑप्शन हम दे सकते हैं बैंक की साइड से, उसको वो दिलाने की कोशिश करें। डिफॉल्टेड इन द वेरी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आफ्टर टेकिंग द लोन। कुछ ऐसे होंगे जिसने लोन लिया, पहला ईएमआई नहीं पे किया, समझ गए, पहला ईएमआई उसने क्या कर दिया, नहीं पे किया। तो ऐसे कस्टमर को उसी टाइम पे बहुत ज्यादा ध्यान, उसको थोड़ा हमें स्ट्रिक्ट होने की जरूरत होती है, क्योंकि अगर हमने अगर वहां पे स्ट्रिक्ट नहीं हुए हम, तो क्या होगा, वो फिर लोन देगा नहीं हमारा। अगर हमने स्टार्टिंग में उसके ऊपर प्रेशर डाला, प्रेशर का मतलब कुछ गलत सलत नहीं करना है, उसके पे प्रेशर बनाना है पॉजिटिव, है ना, कि वो पैसा पे करे। मतलब ऐसा नहीं कि उसको मारना पीटना है, स्ट्रिक्ट होने का मतलब ये नहीं है, उसको बस समझाना है। और अगर वो उसको ये चीजें बतानी है और पैसा नहीं पे करेगा, तो बैंक उसके ऊपर क्या क्या लीगल कार्रवाई कर सकता है, इस तरीके की चीजें बतानी है उसको। फॉलो अप लेना है लगातार उससे, उसको गैप नहीं देना है ना, उसको लगना चाहिए कि नहीं ये मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर यहाँ हम ढीले हो गए तो फिर समझ लेना फिर लोन का पैसा हमारा डूब जाएगा। क्योंकि ये व्यक्ति जो पहली ईएमआई बाउंस करता है ना, ये क्या है, इंटेंशनली डिफॉल्ट करने के चक्कर में ही होता है। इसको जब लग जाता है ना कि कोई ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा, कोई ज्यादा प्रेशर नहीं डाला, फिर ये डिफॉल्ट कर देगा। यहाँ पे हमें थोड़ा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत होती है, लगातार फॉलो अप करने की जरूरत होती है, ऐसे होता है। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ डिफॉल्टिंग इंटरमिटेंटली विद द बैंक, एनबीएफसी और अदर एविडेंस बाय लॉ क्रेडिट स्कोर। वो क्या है कि जो हिस्ट्री है कि जिन्होंने डिफॉल्टिंग किया हुआ है अलग बैंकों के साथ, या क्या है कि और भी जिन लोगों से बैंक लिया था, ऐसे भी कस्टमर है जिन्होंने पहले से दूसरों के साथ भी क्या कर रखा है, हाँ, डिफॉल्ट किया हुआ है, लोन लिया था दिया नहीं, ऐसे भी कस्टमर होंगे। has defaulted in two installments so far and the account is about to be classified as NPA if the third installment is also not paid। इसका क्या मतलब है? अभी आप लोगों को एक चैप्टर 10 आएगा जहाँ पे एसेट्स क्लासिफिकेशन के बारे में बताया जाएगा। तो एसेट्स क्लासिफिकेशन में क्या होता है कि जो हमारा लोन है, अगर किसी भी लोन का जो ईएमआई है, लगातार 3 ईएमआई बाउंस हो जाती है और 90 दिन तक अगर पैसा नहीं आता है, तो वो अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला जाता है ना, नॉन परफॉर्मिंग में चला जाता है। और अगर एनपीए ज्यादा बढ़ता है किसी बैंक का, तो वो बैंक क्या है, फाइनेंशियली कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है। तो हर बैंक की ये कोशिश होती है कि उसका अकाउंट एनपीए ना हो। तो वो कह रहा है कि ऐसे भी कस्टमर आपको मिलेंगे जिनकी दो ईएमआई लगातार क्या हो गई है, ईएमआई बाउंस हो गई है, पेमेंट नहीं आया है। अगर तीसरी ईएमआई भी बाउंस होगी तो वो अकाउंट क्या है, एनपीए हो जाएगा। इसलिए बैंक को इस चीज पे बहुत फोकस करने की जरूरत है कि वो पहले से ही काम करना शुरू कर दे, जिससे कि उसकी ईएमआई बाउंस ना हो, है ना। पहले से ही हमें काम करने की जरूरत होती है। हम ये ना सोचे कि किसी कस्टमर ने एक ईएमआई बाउंस की है, आराम से बैठे रहो, अरे दे देगा कोई नहीं। अगर आपने डील दे दी तो आपका अकाउंट एनपीए होने की कंडीशन में आ जाएगा। फिर और जितना ज्यादा एनपीए होगा, उतना ही ज्यादा बैंक के लिए ये खतरा है। बैंक के लिए क्या है ये, हम्म, खतरा है ये। जैसे आपने देखा ना कि डेंगू हो जाता है किसी को, तो उसकी प्लेटलेट्स कम होने लग जाती है, जितनी कम होगी उसकी लाइफ को क्या हो जाता है, खतरा हो जाता है। ऐसी एनपीए क्या है, बैंक का प्लेटलेट्स कम हो गया। इसको आप इस तरीके से समझें, जितना ज्यादा एनपीए होगा, बैंक उतना ही ज्यादा फाइनेंशियली कमजोर होता चला जाएगा। हैज मिसयूज क्रेडिट। कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि पैसा तो लिया किसी और पर्पज के लिए और उसको क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। अब मान लो कि कोई कस्टमर है, बिजनेस लोन ले लिया, बिजनेस दिखा के बिजनेस लोन ले लिया, बिजनेस में तो लगाया नहीं पैसा, और पता चला घूमने फिरने में, मौज मारने में सारा पैसा खर्च कर दिया। ऐसे भी कस्टमर होते हैं जो बिजनेस के नाम पे लोन ले लेंगे और फिर पूरे पैसे को गलत कामों में यूज करेंगे। कोई दुबई घूमने निकल गया, कोई किसी ने पता चला चुप के कोई गाड़ी खरीद ली है, किसी ने कुछ ले लिया है, ऐसी चीजें भी होती है। हैज टेकन लोन फ्रॉम समवन एल्स, और समवन एल्स
This is seen happening when people take customer article loan for family members or friends. Subsequently, family member or friends stop paying and clients slip into the default. इसका क्या मतलब है कि कई बार हमें ये भी देखने को मिलता है कि जो कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जो दूसरों के लिए लोन ले लेते हैं, अपने दोस्तों के लिए, फैमिली मेंबर के लिए, उनको लोन दिला देते हैं, अपने 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 खुद लोन लेके उनको दे देते हैं। और जब वो उनके फ्रेंड्स और रिलेटिव जब पैसा पे नहीं करते हैं तो क्या होता है, वो डिफॉल्ट हो जाते हैं। तो वो अक्सर यही कहानी सुनाते हैं जी, वो रिश्तेदार को दिया था, अब वो पैसा पे नहीं कर रहा है। तो आपको उस केस में उनको ये समझाने की कोशिश करनी है कि बैंक आपको जानता है, आपने लोन लिया था और आपने किसको दे दिया ये बैंक नहीं जानता, ये आपका अपना पर्सनल मैटर है। अगर आप पैसा नहीं पे करेंगे तो बैंक आपके ऊपर ही कार्रवाई करेगा, आपके दोस्त के ऊपर कार्रवाई नहीं करेगा। और हम ना तो आपके दोस्त से बात करेंगे ना आपके रिलेटिव से बात करेंगे, आपने किसको पैसा दिया ये आपका पर्सनल मैटर है ना। उसमें उसको ये चीज बिल्कुल क्लियर बतानी है हमें, उलझना नहीं है कि ये बताओ अपने दोस्त से बात कराओ, ये कराओ वो कराओ, हमें इन सब चीजों में पढ़ना ही नहीं है, हमारा रोल ही नहीं है किसी से बात करने में। हमें सिंपल बताना है कि लोन आपने लिया था, हम आपको जानते हैं, बैंक आपको जानता है, आप पैसा पे नहीं करेंगे आपका सिविल खराब होगा, बैंक कोई भी लीगल कार्रवाई करेगा आपके ऊपर होगी, आपके दोस्त के ऊपर नहीं होगी। क्योंकि ऑन पेपर आपने लोन लिया है, हम आपके दोस्त को रिलेटिव को नहीं जानते। ठीक है, क्लियर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट है, generally the client is aware that an installment or two has been defaulted. Also, they have been reminded about this by the call center, which have reminded them about the amount due and seek payment. क्या है कि जनरली कस्टमर को ये चीज पता होता है कि उसका जो भी इंस्टॉलमेंट, एक या दो इंस्टॉलमेंट डिफॉल्ट हो गया, वो जानता है इस चीज को। क्यों? क्योंकि बैंक का जो कॉल सेंटर होता है पहले से ही उसको ये चीज रिमाइंड करा चुका होता है कि भैया अपना पेमेंट कर दो, आपकी ये ईएमआई बाउंस हो गई है। पॉसिबली दे आर ऑल्सो अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस, और जहां तक है उनको ये भी पता होता है कि अगर हम पैसा पे नहीं करेंगे तो इसका क्या परिणाम होगा, ये भी वो जानते हैं। इन सम केसेस दे मे हैव बीन अनकरेज्ड टू डिफॉल्ट बाय मीडिया और मिसगाइडेड पर्सन। कई बार क्या होता है कि उनको मीडिया के द्वारा या कोई व्यक्ति होते हैं ना उल्टे सीधे, जो उनको मिसगाइड कर देते हैं कि यार मत दो लोन, कुछ नहीं होता, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, मत दो लोन, होते हैं ना, अरे टेंशन मत लो, मत दो उन्हें, मैंने भी नहीं दिया था, मुझसे भी नहीं वसूल पाए, या मत देना सरकार माफ करने वाली है। मीडिया उड़ा देती है ना कई बार खबर कि भैया आने वाली सरकार है जो लोन माफ कर देगी, कोई भी लोन मत दो। कई बार आपने सुना होगा ना, जो गांव वगैरह होते हैं एग्रीकल्चर लोन माफ हो जाएगा मत दो, तो किसान जानबूझ के लोन देना बंद कर देते हैं, देते नहीं है, Yes, बैठे sir. रहते हैं, है ना। तो ऐसी चीजें मीडिया क्या करती है, मिसगाइड कर देती है उन्हें। गिवन दिस फॉर द क्लाइंट द इंस्टिंक्ट विल बी अवॉइड पेइंग एंड ब्लेम द कंपनी और डीआरए अबाउट। और क्या होता है कि ऐसे कस्टमर क्या करते हैं, फिर वो क्या करेंगे ना कि ब्लेम करेंगे कंपनी पे या डीआरए पे, ब्लेम लगाने की कोशिश करेंगे ना देने की वजह से कि मेरे को हिरासमेंट किया जा रहा है, मुझे डीआरए के द्वारा गलत बोला जा रहा है, कि डीआरए मुझे परेशान कर रहा है, वो फिर ब्लेम लगाना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए हम जब भी बात करते हैं रिकॉर्डेड कॉल पे बात करते हैं। परसुइंग रिकवरी knowing well the poor status of the client, mis-selling at the time of loan or while purchasing an item, there is no such complaint through, but this cannot be pointed out by DRA। वो क्या कह रहे हैं कि जो मिस सेलिंग है, यानी कि गलत तरीके से किसी को बेच दिया, लोन दे दिया, फाइनेंस कर दिया, और सेल करने वाले व्यक्ति ने क्या है, उसको नहीं बताई सारी चीज। ठीक है, ये भी हो जाता है कई बार। अब है, ऑल्सो देयर कुड बी अ केसेस वेयर दे सीक टाइम without any indication as to where they will get funds for meeting the commitment। इसका क्या मतलब है कि कई बार कार ऐसे केस भी होते हैं जहां पर हम क्या करते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि हम पेमेंट तो दे देंगे आपको, कस्टमर क्या बोलेगा, पेमेंट दे देंगे आपको, कमिटमेंट दे रहा है, लेकिन कब देगा ये टाइम नहीं बताएगा वो। कहता है ना दे देंगे, मैं पेमेंट कर दूंगा, कब कब पेमेंट करेगा ये नहीं बताएगा। होता है ना ऐसा। या कई बार आपको टाइम दे देगा कि मैं आपको उस डेट पे पेमेंट कर दूंगा,
आपने उस पर डाल दिया, पीटीपी डाल दिया कि हाँ इसने प्रॉमिस कर दिया, प्रॉमिस टू पे कर दिया है हमें, लेकिन जब आप जिस डेट पे उसने प्रॉमिस किया आप जाएंगे, मना कर देगा जी पैसे ही नहीं है मेरे पास, तो है ही नहीं, सैलरी नहीं आई, खर्च हो गया, ये हो गया वो हो गया, कुछ भी कहानी सुनाना शुरू कर देगा, है ना? ऐसा होता है ना, ऐसा होता है ना हमारे काम में। कई बार कस्टमर पेमेंट कर देता है, फिर Yes, बाद में ना तो कॉल पिक करता, ना मिलता है और ना पेमेंट करता है। ऐसी चीजें जनरली होती है हमारे काम में। In this background, DRA should neither be too optimistic nor pessimistic about the collection in each day or time. The following preparation could help. वो क्या कह रहा है कि इस तरीके के बैकग्राउंड में जो काम हम कर रहे हैं यहाँ पे, एक डीआरए को ना तो बहुत ही ज्यादा आशावादी होना है, ना ही बहुत ज्यादा निराशावादी होना है। क्यों? क्योंकि हर दिन हमारा एक सा नहीं होता है ना? और कुछ प्रिपरेशन है जो हमें मदद करती है हमारे काम में। वो क्या है? डीआरए शुड प्रिपेयर हिज पिच टू द डिफॉल्टर बाय हाईलाइटिंग ऑन द एडवांटेजेस ऑफ रीपेइंग डेब्ट ऑन टाइम। वो कह रहा है कि एक डीआरए को अपनी पिच इस तरीके से तैयार करनी चाहिए जो इस चीज पे जोर दे कि अगर वो पैसा पे करेगा तो उसको फायदा क्या होगा उससे, है ना? हमारी पिच जो है इस तरीके से होनी चाहिए कि हम उस पे इस चीज पे जोर दें कि वो अपना पैसा पे करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा उससे। तो क्या 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 हम अपनी पिच में शामिल कर सकते हैं वो यहाँ बताया गया है। द क्रेडिट स्कोर विल इम्प्रूव बाय प्रोवाइडिंग द अपॉर्चुनिटी फॉर अवेलिंग फ्यूचर लोन। हम उसको ये समझाएं कि अगर वो पैसा पे करेगा तो फ्यूचर में उसको कोई बड़ा लोन भी मिल जाएगा, उसको आसानी से लोन मिल जाएगा अगर उसको जरूरत पड़ेगी। और अगर वो पैसा पे नहीं करेगा आज की डेट में तो फ्यूचर में कभी उसको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, उसको बताएं कि अभी आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ सकती है, आपको होम लोन लेना पड़ सकता है, पर्सनल लोन लेना पड़ सकता है, आपको कोई भी जरूरत पड़ेगी तो बैंक फिर आपको कभी लोन नहीं देगा, है ना? ये समझाना है उसको। इन केस ऑफ क्रेडिट स्कोर कम डाउन इट में लीड टू रेपुटेशन लॉस। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम होगा, अगर आप टाइम पे पेमेंट नहीं करेंगे, तो भी क्या है, आपका जो रेपुटेशन है वो खराब होगा और बैंक कभी आपको, दूसरा बैंक में कभी आप अप्लाई करेंगे तो आपको आसानी से बैंक लोन नहीं देगा उस केस में। डिले करने पे भी क्या होता है, क्रेडिट स्कोर खराब होता है। द बैंक में इंटीग्रेट लीगल एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टर। आप उसको बताएं कि अगर आप पैसा पे नहीं करेंगे तो बैंक आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी ले सकता है, आपके अगेंस्ट केस भी डाल सकता है। इन दिस केस ऑफ मॉर्गेज लोन द बैंक सीज द प्रॉपर्टी एंड सेल इट थ्रू द ऑक्शन प्रोसेस। वो कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि कोई मॉर्गेज लोन है, यानी कि मॉर्गेज किया गया है, तो बैंक उस प्रॉपर्टी को सीज भी कर सकता है और नीलाम भी कर सकता है। टी ब्रेक पे चले जाओ, फिर मिलते हैं आपसे। ओके सर। okay, सब sir. टाइम पर आ जाना, मैं टाइम पे स्टार्ट कर दूंगा। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं हम सभी। है कि हमारा जो है नेक्स्ट, इन दिस केस ऑफ मॉर्गेज लोन द बैंक seize the property and sell it through auction process। इसका क्या मतलब है कि अगर मान लीजिए कि कोई लोन दिया गया था जो कि मॉर्गेज किया गया, मॉर्गेज कब करते हैं हम, कोई हाउसिंग लोन दिया है हमने तो जनरली क्या होता है वहाँ मॉर्गेज करते हैं हम लोग। तो अगर कोई लोन हमारा ऐसा है कि जब मॉर्गेज की गई है सिक्योरिटी, तो बैंक क्या करेगा, उसको सीज करेगा प्रॉपर्टी को और ऑक्शन के थ्रू उसको सेल कर देगा, है ना? तो अलग अलग प्रकार के आपको मतलब बताया गया कि क्या क्या, मतलब जो हमारा रेडीनेस होता है, हम किस किस तरीके से अपना रिकवरी प्रोसेस करते हैं और किस किस तरीके के कस्टमर, कैसी कैसी प्रॉब्लम्स अलग अलग टाइप की होती है, वो आपको बताया गया अभी। नेक्स्ट है इस चैप्टर में प्रिपरेशन बिफोर मीटिंग द कस्टमर। ग्राहक से मिलने से पहले आपको किन तैयारियों की करने की जरूरत होती है।
पहला पॉइंट है कीप द आईडी कार्ड इशूड बाय द कंपनी इन हैंड। आपको बैंक के द्वारा और आपकी कलेक्शन एजेंसी के द्वारा जो भी आईडी कार्ड आपको दिया गया है, उस आईडी कार्ड को आपको हमेशा अपने पास क्या करना है, रखना है। आप हमेशा अपने पास लेके चले उसे, ठीक है, वो होना चाहिए आपके पास। बी वेल ग्रूम्ड, आपको हमेशा क्या रखना है, अपना ग्रूमिंग का ध्यान रखना है। ग्रूमिंग का मतलब क्या है? ग्रूमिंग का मतलब है कि अपनी वेशभूषा का सही ध्यान रखें। आप, आपका वेशभूषा जो है वो सही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी पहन के कस्टमर के घर पे चले जाए, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वेशभूषा सही होनी चाहिए। अगर आपके बैंक ने कोई ड्रेस कोड आपको बनाया दिया है तो उस ड्रेस कोड का पालन करें आप। और अगर कोई ड्रेस कोड नहीं है आपका, तो जो भी फॉर्मल आपका ड्रेस, फॉर्मल ड्रेस पहनकर जाएं आप। ऐसा नहीं कि कुछ भी पहन के कस्टमर के घर पे चले जाएं, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। वी क्लियर अबाउट द ड्यूज, जो भी ड्यूज पेंडिंग है उनके बारे में आपको जानकारी हो, क्लियरिटी होनी चाहिए आपके पास, क्लियर होना चाहिए सब आपको पहले से। वी अवेयर ऑफ वेरियस पेमेंट मोड्स एक्सेप्टेड, आपके बैंक के द्वारा किस किस तरीके से पेमेंट एक्सेप्ट किया जाता है, क्या क्या मोड एक्सेप्ट है आपके पेमेंट एक्सेप्ट करने के, वो भी आपको पता हो, जिससे कि कस्टमर को अगर कोई पेमेंट करना है और किसी एक मोड में उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है, वो नहीं कर पा रहा है, तो और क्या अलग अलग मोड हो सकते हैं जिससे कि वो पेमेंट कर सकता है अपना। चेक इफ द कस्टमर हैज गिवन एनी चॉइस ऑफ मीटिंग टाइम, अगर कस्टमर ने मान लीजिए कि आपसे मिलने का कोई टाइम दिया है, तो आप क्या करें, उस टाइम को चेक करें और उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान करके निकलें, जिससे कि आप टाइम पे पहुंच सके और उससे मुलाकात हो सके। अगर आप लेट निकलेंगे, टाइम आपने प्लान नहीं किया, तो हो सकता है कस्टमर आपसे ना मिले और आपका विजिट करने का भी कोई बेनिफिट फिर वहां पर नहीं होगा। नॉट टू यूज पर्सनल मोबाइल एंड हिंस कैरी द मोबाइल गिवन बाय द कंपनी, आप अपने पर्सनल मोबाइल का यूज नहीं करेंगे। जो नंबर आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया गया है, वो नंबर ही आप क्या करेंगे, कम्युनिकेशन के लिए यूज करेंगे। Gather and understand all the details of the customers very clearly. DRA should remember and tell the dues to the client without verifying the diary of or book. तो क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशन है पहले से उसको समझे और इकट्ठा करें और समझे उसको। आपके पास क्लियर इंफॉर्मेशन होना चाहिए। और डीआरए को इस चीज को याद रखना चाहिए कि जो भी ड्यू डिटेल्स है उसे याद हो, जिससे कि बार बार उसको डायरी वगैरह खोलने की जरूरत ना पड़े, है ना। 8 times it will be useful technique to refer the notes and inform the amount due, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें नोट करके लेके चले जाएं अपने पास। DRA should plan the travel time carefully such that he/she arrives at the customer's place at the appointed time। अभी हम उसी की बात कर रहे थे कि आप अपना जो कस्टमर ने टाइम दिया है और आपको वहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये प्लान पहले से करके चलें, जिससे कि ट्रैफिक हो सकता है, किस टाइम पर आप जा रहे हैं, कितना जनरल टाइमिंग है, ठीक है, उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अपना प्लान करें। और आपको उसके पहले कहीं और जाना है, उसके बाद कहीं और जाना है, तो उन सब पॉइंट को ध्यान में रखते हुए प्लान करें होगा। डीआरए शुड बी पोलाइट एंड नॉट यूज रफ एंड एब्यूजिव लैंग्वेज, डीआरए को क्या रहना है, पोलाइट रहना है, किसी भी प्रकार का गलत शब्द यूज नहीं करना है ना, रफ और एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज नहीं करना है उसे। एड्रेस द क्लाइंट सर और मैडम, यूज लोकल इक्विवेलेंट ऑफ आप एंड नॉट यूज टू और इट्स लोकल वर्नाकुलर इक्विवेलेंट। कहने का मतलब क्या है कि आप कस्टमर से जब बात करें सर और मैडम करके बात करें, या आप लोकल लैंग्वेज में आप करके बात करें, टू शब्द का यूज ना करें, है ना, उल्टा सीधा शब्द यूज ना करें, ऐसी चीजें, ऐसे शब्दों का यूज ना करें जो अनप्रोफेशनल हो। Request the customer to pay the installment mentioning the amount due and that the due date has passed। आप कस्टमर को इस चीज के लिए रिक्वेस्ट करें कि वो अपना इंस्टॉलमेंट पे कर दे, क्योंकि उसका जो टाइम है वो निकल चुका है। इफ द कस्टमर डिस्प्यूट एंड देन से लेट मी चेक, देन इफ ही इज करेक्ट अपोलोजाइज फॉर द एरर और इन्फॉर्म द करेक्ट फिगर। अगर मान लीजिए कि कुछ अमाउंट को लेके कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो आप कस्टमर को पहले बोले कि मैं चेक करता हूँ एक बार, आप चेक करें
और अगर उसको कोई गलत फहमी है तो आप उसको बताएं कि आपने चेक कर लिया और करेक्ट फिगर यही है। और अगर मान लीजिए कि आपकी साइड से गलती हुई है और वो सही कह रहा है तो आप अपोलोजाइज करें और उसको सही जो है वो बता दें। If the customer wants to pay, guide him her for the same with various option available and facilitate the process. अगर कस्टमर पैसा पे करना चाहता है तो आप उसको गाइड करें कि किस किस तरीके से वो ऑप्शन अवेलेबल है, वो पेमेंट कर सकता है और उन पेमेंट को किस तरीके से करना है उस प्रोसेस में भी आप उसकी मदद करें, है ना। प्रोसेस में क्या करें, मदद करें उसको पे कराने में। If the customer does not want to pay, politely tell him he has taken the loan for which EMI payment has been defaulted. If he has paid in the past, he can be told that the current installment is due. आप कस्टमर को क्या करें, पोलाइटली, अगर वो कस्टमर पेमेंट नहीं करता है तो आप पोलाइटली उसको बताएं कि उसने जो लोन लिया है उसका पैसा उसे ईएमआई के रूप में पे करना था जो उसने पे नहीं किया है। अगर वो पास्ट में कोई ईएमआई पे कर चुका है तो आप उसको बताएं कि करंट ईएमआई उसका ड्यू है। DRA should be patient and listen to what the customer says. DRA को क्या करना है, पेशेंस रखना है, यानी धैर्य रखना है कि कस्टमर क्या कहता है उस बात को सुनना है आपको ध्यान से। If the customer asks for more time, he should be politely inform the payment should be within and that if need be he will be contacted again. अगर कोई कस्टमर आपसे रिक्वेस्ट करता है कि मैं बाद में पेमेंट करूंगा, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो आप उसको जितना टाइम मिल सकता है वो टाइम बताएं कि उसे इस टाइम के अंदर अंदर पेमेंट करना होगा और अगर जरूरत पड़ेगी तो आप उसको फिर से कॉल करेंगे, फिर से मिलेंगे, उससे फिर से बात करेंगे। If the key to keep the conversation going and if the customer is interested to know, he may be told various method of payment. अगर क्या है कि आप अपने जो कॉन्वर्सेशन आपके और कस्टमर के बीच में चल रहा है और कस्टमर इंटरेस्टेड लगता है जानने के लिए कि वो क्या क्या तरीके से पेमेंट कर सकता है, तो वो पेमेंट मेथड जो है आप उसको बताएं कि किस किस तरीके से पेमेंट किया जा सकता है। सम कस्टमर्स में ऑफर टू पे इन कैश। कुछ कस्टमर्स क्या है अपना पैसा कैश में पे करने के लिए ऑफर कर सकते हैं। तो आपकी जो भी बैंक की पॉलिसी है, जो भी आपकी पॉलिसी अलाउ करती है कि कितना कैश आप ले सकते हैं, आप उतना ही कैश लें और अगर उससे ज्यादा अमाउंट वो कैश में पे करना चाहता है तो आप उसको बताएं कि वो नियरेस्ट ब्रांच में जाके पे करे और या किसी और चैनल के थ्रू जो भी पे हो सकता है आप उसको क्या करें बताएं। आपने जैसी पेमेंट लिया है उसको रिसीट मिलते नहीं है आपको, ठीक है। अगर ऑनलाइन आपका कुछ प्लेटफॉर्म है कि ऑनलाइन उसको पेमेंट क्रेडिट का मैसेज है तो जो भी आपके कोऑर्डिनेटर होते हैं जो उस पोर्टल को हैंडल कर रहे होते हैं कि इस कस्टमर का पेमेंट आ गया, आप इस पे क्या कर दें, इसका क्रेडिट कर दें। तो वो भी आपका इंटरनल जो भी प्रोसेस चलता है आप उस कोऑर्डिनेशन रखें और उस कस्टमर का पेमेंट क्रेडिट करवाएं उसके अंदर, है ना। ये आपको करना है। DRA can also take the customer to the nearest branch of the company where cash can be accepted. आप उसको जो भी नियरेस्ट ब्रांच है आपकी जहां पर कैश पेमेंट एक्सेप्ट किया जा सकता है आपके बैंक का, आप उसको वहां ले जाएं, है ना, उसको वहां ले जाने में मदद करें। DRA शुड नॉट हैंडल ट्रांजेक्शन बाय हिमसेल्फ। DRA को खुद से ट्रांजेक्शन हैंडल नहीं करना है, ठीक है। आप हैंडल नहीं करें, कस्टमर को लेके जाए, उसकी मदद कराएं, खुद ना करें। Rather help the customer to do it by himself. Customer को खुद करने दें। In this regard, DRA should not ask for CVV, OTP, etc. or handle such information. Support the customer on how to do digital remittances. आप कस्टमर से किसी प्रकार का कोई CVV, OTP ना पूछें क्योंकि अगर आप उसका कोई काम करेंगे तो वो मैसेज वैसेज आएगा, आप उससे पूछेंगे, तो इसलिए आप उसको सिर्फ असिस्ट करें कि कैसे किया जा सकता है, लेकिन खुद से ना करें आप। और कस्टमर को डिजिटल रेमिटेंसेस किस तरीके से वो कर सकता है उसको वो सिखाएं या वो मदद करें उसकी। इफ ऑफिस मोबाइल हैज अ कंपनीज QR, then process can be explained to the customer. He could ask to pay through it. अगर आपके बैंक ने कोई QR बनाया हुआ है, आप लोगों को प्रोवाइड किया गया है, तो आप उसको वो QR शेयर करें। किसमें, ऑफिस मोबाइल के अंदर आप उसे शेयर कर सकते हैं कि इस QR के जरिए भी वो पेमेंट कर सकता है और किस तरीके से करेगा वो उसको बताना है। डेबिट द कस्टमर अकाउंट विल बी इंस्टेंट एंड मैसेज विल कम इन हिज मोबाइल। और जैसे ही कस्टमर अगर कोई पेमेंट करता है ऑनलाइन
तो उसके अकाउंट से पैसा डेबिट हो जाता है और उसके मोबाइल पे मैसेज आ जाता है कि हाँ उसका पेमेंट हो गया है। इफ द कस्टमर पेज द पार्ट ऑफ द अमाउंट ड्यू इट शुड बी एक्सेप्टेड। अगर कोई कस्टमर मान लीजिए कि पार्ट पेमेंट करना चाहता है तो आप उसको एक्सेप्ट करें और कस्टमर को ये कहें कि जो भी पैसा बचा हुआ है, जो पेंडिंग अमाउंट है, वो किस डेट तक उसको पे करना है वो भी उसको बताना है, जिससे कि उसका जो ईएमआई है वो टाइम पे माना जाए, है ना, उसको बताना है हमें। Customer may ask the DRA to come home in the evening or later at time beyond what is officially permitted। अब क्या है कि कई बार जो आपको ऑफिशियली परमिट किया गया है जो टाइम, उस टाइम से पहले या बाद में आपको आने के लिए कह सकता है। जनरली जो हमारा कॉल का टाइम है और विजिट का टाइम है वो आरबीआई के द्वारा अभी सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक का है। तो अगर आपसे कोई उससे पहले या उसके बाद में आने के लिए आपसे कहता है तो आप उसको ऐसी रिक्वेस्ट को मना करें अनटिल अनलेस कोई एक्सेप्शनल केस ना हो जब तक। अगर कोई एक्सेप्शनल केस है तो आप बैंक से इंस्ट्रक्शंस लेंगे और तब आप उससे मिलने जाएंगे, है ना। बैंक से इंस्ट्रक्शन लिए बिना नहीं जाना है आपको उस टाइम पर। In some situations, customer can be with a group of people when the recovery agent arrives. In such circumstances, the customer could be asked to step aside for the some time for pursuing the recovery. These talks are best done in confidential manner while maintaining the respect and integrity of both customer and agent। इसका क्या मतलब है कि कुछ सिचुएशन में कस्टमर क्या होता है कि जब कोई रिकवरी एजेंट उसके पास विजिट करने के लिए जाता है वो कुछ लोगों के साथ बैठा होता है, खड़ा होता है। तो ऐसे में क्या है कि डीआरए को पहले कस्टमर को अलग करना है, साइड में बुला के उससे बात करनी है, क्योंकि जो भी बात है वो कॉन्फिडेंशियल तरीके से की जानी चाहिए और कस्टमर की रिस्पेक्ट और इंटीग्रिटी का ध्यान रखना है आपको। सभी के सामने लोन के बारे में डिस्कशन उससे नहीं करना है। नेक्स्ट है हमारा टिप्स ऑफ मेंटेनिंग डायलॉग एंड एंगर मैनेजमेंट। अपने गुस्से को काबू में रखने के लिए यहाँ पे कुछ टिप्स दी गई हैं आपको, क्योंकि हमारा काम ऐसा है कि पूरे दिन में कस्टमर कई बार प्रोमिसेस करते हैं, झूठ बोल देते हैं, कई बार कस्टमर कुछ गलत भी होते हैं, उल्टी सीधी लैंग्वेज का यूज करते हैं, तो हमें गुस्सा आ जाता है। तो ऐसे में क्या है कि हम गुस्से में कुछ गलत स्टेप ना ले, तो अपने गुस्से को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि कस्टमर की गलती कोई नहीं मानता। अगर हमारी साइड से कोई गलती होती है तो वो हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी कर देती है या हमारे बैंक के लिए। द डीआरए शुड नॉट एंटर इनटू एनी वर्बल ड्यूल विद द क्लाइंट। आप कस्टमर के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी में ना पड़े, आपको उसे अवॉइड करना है। इफ द कस्टमर मेंशन दैट ही सी डज नॉट वांट टू पे, द एजेंट कैन इन्फॉर्म द consequences ऑफ लेट पेमेंट, इट्स इम्पैक्ट ऑन द क्रेडिट स्कोर और सब्सिक्वेंट लीगल consequences। अगर कस्टमर पेमेंट देने से मना कर देता है कि मैं पेमेंट नहीं करना चाहता हूँ, मैं पैसा पे नहीं करना चाहता हूँ, तो एजेंट को उसको लेट पेमेंट करने की वजह से क्या परिणाम होगा उसके बारे में बताना है, और क्रेडिट स्कोर उसका जो नेगेटिव होगा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और क्या उसका परिणाम होगा वो उसको बताना है। Unnecessary dialogue heating up into an argument might not be best way to convince the customer to pay, as creating pressure could be interpreted differently as coercion or excessive pressure। क्या है कि अननेसेसरी डायलॉग नहीं करना है हमें, क्योंकि इससे क्या होता है कि आर्ग्यूमेंट बढ़ जाता है कस्टमर और डीआरए के बीच में। तो हमें क्या है कि इस चीज में नहीं पड़ना है, अननेसेसरी डायलॉग बाजी नहीं करनी है उसके साथ में, और ना ही इस तरीके से बात करें कि वो उस चीज को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि मेरे ऊपर अनवांटेड प्रेशर बनाया जा रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। Another scenario could be when customer says he does not want to make payment on that day, but he can pay later. In such scenario, the agent can ask customer when the next suitable time is that they can make payment। वो कह रहा है कि कुछ सिनारियो ऐसे भी कई बार ऐसा सिनारियो होता है जहाँ कस्टमर कहता है कि मैं पेमेंट अभी नहीं करना चाहता लेकिन बाद में कर दूंगा, आपको मैं दे दूंगा, आपको पेमेंट अभी मेरे पास नहीं है।
तो एजेंट इस केस में क्या है, उससे जो नेक्स्ट सूटेबल टाइम है वो उससे कंफर्म करें कि कब देगा वो, है ना। दे देगा ये नहीं, देगा कब, वो टाइम कंफर्म होना चाहिए, जिससे कि हम उस पे उस दिन उससे बात कर सकें जिस दिन पे उसने हमें प्रॉमिस किया है पेमेंट करने का। ठीक है, तो पीटीपी प्रॉमिस टू पे होगा। नेक्स्ट है, इन सम रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्सेस देयर कुड बी एन एंट्री सिस्टम ऑफ कस्टमर वेयर सिक्योरिटी could restrict the entry of agent for debt recovery। वो कह रहे हैं कि कुछ रेजिडेंशियल बिल्डिंग और कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है कि जो एंट्री होती है ना, वो क्या होती है, एंट्री, कस्टमर के यहाँ एंट्री सिस्टम होता है। तो आप जब जाएंगे तो सिक्योरिटी गार्ड जो भी होंगे वो आपको एंट्री नहीं देंगे जब तक कि कस्टमर से कंफर्मेशन ना मिल जाए उन्हें। तो ऐसे सिनारियों में आपको क्या करना है, आपको कस्टमर को कॉल करना है, एसएमएस करना है कि आप उसकी जगह पर पहुंच गए हैं और वो आपको एंट्री की परमिशन दिलवाए। और अगर वो एंट्री देने के लिए मना कर देता है जानबूझ के, तो आप अपने बैंक में इस चीज को बताएं कि ये कस्टमर जानबूझकर एंट्री नहीं दे रहा है और कॉपरेट नहीं कर रहा है हमारे साथ में, जिससे कि बैंक क्या है आगे की कार्रवाई उसके ऊपर कर सके। सम कस्टमर्स में बिहेव इन disrespectful manner and use provoking language with the agent saying do whatever you want or okay or what you are going to do. In such situation, it is preferable for agents to maintain their calm and not get into unnecessary argument with the customer. DRA may politely leave the place at that moment and revisit the customer। क्या है कि कई बार कस्टमर जो होता है बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करता है और जानबूझ के आपको उकसाने की कोशिश करेगा कि आप उससे लड़ाई झगड़ा कर ले, क्योंकि वो उसका एडवांटेजेस उठाएगा फिर बाद में। तो वो आपसे कहेगा कि जो कुछ भी करना है कर लो, मैं पैसा नहीं दूंगा, आपको जो करना है कर लो, है ना। ऐसी सिचुएशन आ जाती है। तो ऐसे में आप अपने आप को शांत रखें और अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट में कस्टमर के साथ ना पड़े, आप वहां से चले जाएं आप उस प्लेस से, और बाद में बैंक के साथ इस चीज को डिस्कस करें, अपने बैंकर या अपने सीनियर को साथ में लेके दोबारा से विजिट करें उस केस में। ठीक है, उससे ना उलझे आप लोग। जब ज्यादा आर्ग्यूमेंट बढ़ रहा है तो वहां पे ज्यादा नहीं रुकना है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। There could be instances when customer may dispute the loan or say they look the loan for someone else, ask DRA to meet other person। कई बार ऐसे भी मतलब आपको केसेस मिलेंगे जहाँ कस्टमर आपसे कहेगा कि जी लोन तो मैंने किसी और के लिए लिया था, अब वो मेरे को लोन नहीं दे रहा, आप उससे जाके बिल लीजिए। In such case, DRA should inform office they should not meet other person because on record customer is the person who has taken the loan। तो आपको ऐसे केस में दूसरे व्यक्ति से नहीं मिलना है, क्योंकि लोन कस्टमर ने लिया है, उनके रिकॉर्ड में कस्टमर है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। आप उसको ये चीज बताएं कि बैंक आपको जानता है, हम कस्टमर को नहीं जानते, इसने लोन लिया है, हम आप ही से बात करेंगे। दिस में भी इन्फॉर्म टू द कस्टमर एज वेल। हाँ, ये बात आपको कस्टमर को बता देंगे। Many customers threaten to complain but do not go ahead with it as the process of filing a complaint is not easy. They are also aware that they owe the money। कई बार कस्टमर क्या होता है कि आपको धमकी देंगे कि हम आपकी कंप्लेन कर देंगे, लेकिन कंप्लेन करते नहीं है, क्योंकि उनको मालूम है कि कंप्लेन करने का जो प्रोसेस है वो आसान नहीं है, और वो इस चीज को भी जानते हैं कि हमने पैसा उधार लिया है। तो एजेंट भी ये चीज जानता है कि हाँ भैया ये बस बोलेगा, करेगा नहीं कंप्लेन, ज्यादातर केसेस में कंप्लेन नहीं करेगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस चीज को सोचें कि वो कंप्लेन नहीं करेगा तो आप उसके साथ कुछ भी गलत करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर किसी ने मान लीजिए कि कंप्लेन सच में कर डाली, आपने कुछ एग्रेसिव तरीका यूज किया, तो उस केस में क्या है कि जो अथॉरिटी होगी वो आपके गलत बर्ताव को टॉलरेट नहीं करेगी, और आपके लिए और बैंक के लिए क्या होगा, पेनल्टी लग जाएगा, और हो सकता है आपके ऊपर भी लीगल कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई ज्यादा बड़ा इश्यू हो गया तो आपके ऊपर भी लीगल कार्रवाई होगी उससे। ठीक है, क्लियर? क्लियर है? क्लियर सर, क्लियर है। सब सब यही है या कहीं कुछ और कहीं पहुंच गए हो आप लोग? कोई रिप्लाई नहीं दे रहा। क्लियर है सर। नहीं नहीं सर, ये क्लास में है। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है।
बड़ा टॉपिक था। It is the best not to be afraid or threatened by the media. Their intent will be to derive information from the DRA. कई बार क्या होता है कि वो आपको डराएंगे, धमकाएंगे, तो मीडिया वाले भी आपको कई बार डराते हैं, आपको धमकी देते हैं। तो उनका सिर्फ मोटिव क्या है कि आपसे कोई इंफॉर्मेशन निकाल लें और उसको हाईलाइट करें। तो आपको कभी भी कोई भी मीडिया वाला आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगे, आपको किसी भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं देनी है ना, कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है आपको। ठीक है, कस्टमर की कोई सभी लोग अपना वो ऑन कर लो, ऑडिटर आ गए हैं। ठीक है, मैं उनको इन ले रहा हूँ, कैमरा ऑन कर लीजिए सभी लोग, ऑडिटर आ गए। तो इसमें क्या है कि अगर मान लीजिए कि कोई मीडिया वाले कई बार करते हैं कि वो किसी किसी कस्टमर की जानकारी आपके थ्रू निकालने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे में सभी क्या है कि आप लोग क्या करेंगे, आप लोगों को क्या करना है ऐसे में। आपको किसी प्रकार की कोई इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। आपको याद होगा कि हम लोगों ने आपको जब ड्यूटी ऑफ बैंक पढ़ाया था, तो वहां पे भी इस चीज के बारे में बताया था कि बैंक का जो ड्यूटी है, ड्यूटी टू मेंटेन द सीक्रेसी ऑफ द कस्टमर अकाउंट, कि कस्टमर के अकाउंट की सीक्रेसी को मेंटेन करना बैंक की जिम्मेदारी है। तो आप लोग बैंक के साथ एंगेज हैं, बैंक के बिहाफ पर काम कर रहे हैं, तो आपकी भी ये जिम्मेदारी है कि आप क्या करें, आपको भी क्या करना पड़ेगा। हम्म आपको भी क्या करना पड़ेगा, उस ड्यूटी को पूरा करना पड़ेगा। आप किसी को भी कस्टमर की इंफॉर्मेशन नहीं देंगे आप। ठीक है, losing one school is easy, however the impact this can have on the job is immense. It is easy to be angry, but once anger sets in, it is difficult to be polite and correct. इसका क्या मतलब है कि देखिए क्या है कि हमारे काम में डेली बेसिस पर कई बार हमारे फेवर में चीजें होती हैं, कई बार हमारे फेवर में नहीं होती हैं। तो ऐसे में बहुत बार हम अपना क्या है कि जो हमारा गुस्सा आ जाता है हमें, हम अपना टेम्पर लूज कर देते हैं। लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम गुस्सा करेंगे और गुस्से में कोई गलत काम हमने कर दिया, तो उसको फिर मैनेज करना हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इसलिए अपने आप को शांत रखें, गुस्से में ना लाएं, क्योंकि एक बार गुस्सा आएगा, गुस्से में आपने कुछ फिर अपने आप को दोबारा से पोलाइट करना, करेक्ट करना आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। क्योंकि गुस्से में क्या होता है कि हम कई बार कस्टमर को हमें ध्यान नहीं रहता, हमने कुछ गलत बोल दिया, कुछ गलत स्टेप ले लिया, या गुस्से में मान लीजिए आप विजिट करने गए, आपने गुस्से में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा बोल डाला और कस्टमर ने भी आपसे झगड़ा करना शुरू कर दिया। तो ये क्या है कि हमारे काम में उतार चढ़ाव बहुत है। कस्टमर प्रॉमिस कर देगा, प्रॉमिस करने के जिस दिन उसने पेमेंट करने के लिए कहा होगा, उस दिन आपको फिर मना कर देगा। तो ऐसे में स्वाभाविक है कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपने गुस्से को कंट्रोल क्यों करना है, क्योंकि गुस्से में अगर कोई गलत स्टेप लिया तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है। दिस शुड बी kept in mind for DRA. Anger has negative consequences for the job in hand. इस चीज को हमेशा याद रखें कि गुस्सा आपके लिए कोई नेगेटिव कंसिक्वेंसेस, आपके लिए कोई ना कोई नेगेटिव क्या होगा, परिणाम मिलेगा आपको। अगर आपने गुस्से में कुछ भी गलत स्टेप लिया तो आपके लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा आपके लिए। गुस्से में आपने कुछ कर डाला, मान लीजिए आपने कोई लीगल कॉम्प्लायंसेस ब्रेक कर दिया, आपको जो नहीं करना था वो कर दिया, तो आपके बैंक के ऊपर भी इशू आएगा, आपकी कलेक्शन एजेंसी के ऊपर भी आएगा, और आपके ऊपर भी आ सकता है। आएगा या नहीं आएगा। आपने देखा ना कि बैंक के ऊपर पेनल्टी लग जाती है, इतना इतना बड़ा पेनल्टी लग जाता है। हम्म? तो जो पेनल्टी लगेगा आपकी गलती की वजह से लग जाएगा। तो इसलिए गुस्से को कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है हमारे काम में। नेक्स्ट है कि जनरल कर्टेसी इज ऑलवेज अप्रिसिएटेड एंड कम्स हैंडी वेदर मनी कलेक्टेड और नॉट। व्हाइल लीविंग द कस्टमर डू नॉट फॉरगेट टू से थैंक्स, इट कुड बी। वो कह रहे हैं कि जो हमारा कर्टसी है, यानी नम्रता, हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने काम में नम्रता रखें। जब भी कस्टमर से मिले, उसको कॉल पे बात करें, कर्टसी के साथ पेश आए हम लोग। हमें पैसा मिले या ना मिले, लेकिन कस्टमर को कभी भी ये कहना ना भूले, थैंक्स कहना ना भूले। और थैंक्स किस किस चीज के लिए हमें कहना है उसे, हम उसको कहेंगे थैंक्स फॉर पेमेंट। अगर उसने हमें पेमेंट किया है तो हम पेमेंट के लिए थैंक्स कहेंगे।
ठीक है। अगर कस्टमर ने क्या किया है, पेमेंट किया है, तो पेमेंट के लिए थैंक्स कहेंगे। और अगर पेमेंट उसने मिलने के लिए हमें टाइम दिया है, तो क्या होगा, उसके लिए भी हमें थैंक्स कहना है। ठीक है, क्लियर? हम्म। आपको क्या क्लियर है करना सर, है क्लियर है। कि पेमेंट के लिए थैंक्स करना है। अगर उसने पेमेंट कर दिया है, अगर आपने उससे मिलने के लिए कहा, उसने आपको टाइम दिया, तो मिलने के लिए थैंक्स कहें। ठीक है। जो टाइम देने के लिए आपको कहना है, कहने का मतलब हमें उसको धन्यवाद कहना है। चाहे हमें पैसा मिले या ना मिले, लेकिन हमें गलत तरीके से पेश नहीं आना है। कलेक्शन सर इज कलेक्शन में इम्पोर्टेंट। तो, कलेक्शन इज इम्पोर्टेंट फॉर द डीआरए। किसी ने कुछ कहा क्या? हाँ जी सर, जी हाँ जी सर। मैं कह रहा हूँ सर, कलेक्शन में तो कस्टमर कभी मिलने के लिए बोलता ही नहीं है सर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि कभी नहीं बोलेंगे। कस्टमर, अगर आपका, मान लीजिए कि कस्टमर, आप, हम रिकवरी जब करते हैं तो हमारी मैक्सिमम रिकवरी ही विजिट के दौरान ही होती है, कॉल पे नहीं होती है हाँ हमारी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हमें तो बिल्कुल सर। मिलना पड़ता है, मिले बिना तो हमारा रिकवरी हो ही नहीं सकता। क्योंकि कॉल पे अगर होना होता तो वो केस रिकवरी में जाता ही नहीं, है ना। बहुत रेयर होता है कि हम कॉल पे रिकवरी कर पाते हैं, विजिट हमारी ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। चलिए आगे चलते हैं। सर जरूरी थोड़ी कि इन्फॉर्म करके ही जाना है सर कस्टमर के एड्रेस पे। नहीं देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई कस्टमर आपसे, मान लीजिए आपकी बात हो रही है, कस्टमर आपके कांटेक्ट में है, आपको वो हम्म, कॉपरेट कर रहा है, तो आप हम्म, क्या करेंगे? टाइम लेके ही जाएंगे ना उससे। अगर कोई जी बिल्कुल कस्टमर सर। मान लीजिए कि कांटेक्ट में नहीं है, आपसे बात भी नहीं हो पा रही है, तो आप फिर को आप फिर तो आपको पता लगाने तो जाना ही पड़ेगा ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड बिल्कुल करेगा, सर। है ना। बिल्कुल सर। हाँ। बिल्कुल। लेकिन जो टाइम आपको दिया गया है, उस टाइम को ध्यान में रखते हुए ही आपको क्या करना है, जाना है। आपको जो टाइम जी बता प्रिस्क्राइब किया गया है आरबीआई के द्वारा, सुबह 8 से शाम को 7 बजे तक, सात कंसिडरिंग उस बजे तक। टाइम को लेकर ही जाना है। आप आउट टाइम पे किसी एक्सेप्शनल केस में ही जा सकते हैं, लेकिन उससे पहले भी आप अपने बैंक से इंस्ट्रक्शंस लेंगे। बिना इंस्ट्रक्शंस लिए हुए नहीं जाएंगे, एक्सेप्शनल केस में है वो, है ना। जनरल तो आपको जी जी टाइम सर। पर ही जाना है। जी सर। देखिए अब नेक्स्ट है हमारा, सभी म्यूट म्यूट कर गुड लीजिए प्लीज आफ्टरनून। सब। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। भाटिया जी हूँ। हाँ जी सर, हाउ आर आइए यू सर, सर। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। आप कैसे हैं सर? मैं भी गुड ठीक हूँ आफ्टरनून सर। सर। सभी पार्टिसिपेंट को हाँ गुड आफ्टरनून और नमस्कार। गुड गुड आफ्टरनून सर। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर। नमस्ते सर, नमस्ते। Good सर। afternoon, sir. Good गुड afternoon, sir. आफ्टरनून। सर, आपने हाँ सर। लास्ट टाइम जो कैंडिडेट का बताया था ना कि इनका डॉक्यूमेंट अपलोड कराना है, हाँ, तो दो तो उसमें से ड्रॉप दो का आउट थे ही डाल। ऑलरेडी। तो देख 25 लिया। और 35 था, वो अपलोड करा दिया है हमने। हाँ मैंने देख लिया है। ओके, उसको मैं चेक करके सर रिवर्ट करता हूँ, बट इट्स लुक ओके। अभी आपने वो सर्टिफिकेट लोड किया है जो कि एक्चुअल है। हाँ जी, हाँ जी। डिजी लॉकर सही है लेकिन वो हाँ एक्चुअल है। और हाँ, वो दूसरा उसको दो। सर्टिफिकेट भी अभी 5 मिनट पूरी। बाद, हाँ, उसको 5 मिनट दोबारा रुको, से। 5 मिनट बाद। माइक बंद कर दीजिएगा प्लीज। हाँ हाँ, तो वो चेक करके बता देते हैं। मोस्टली इट लुक्स ओके। सो जब वेरीफाई होगा तो वील कम बैक ऑन दैट। और सभी पार्टिसिपेंट कैमरा ऑन कर दीजिएगा, अभी अटेंडेंस ले लेंगे। 02 और 10 बाकी है अभी भी। 02 और 10 बाकी है, प्लीज कैमरा गौरव, ऑन करो। गौरव अपना कैमरा ऑन गौरव कीजिए, और गौरव। अर्चना अर्चना, कैमरा ऑन करो अपना। कैमरा ऑन कीजिएगा। सो अभी सर आपका विजिट आवर्स बता रहे थे और किस समय कांटेक्ट करना है अपने कस्टमर को। जैसे बता रहे थे कि कस्टमर अगर फोन पे ही सब काम बन जाता तो डीआरए की जरूरत नहीं रहती और फील्ड ऑफिसर की जरूरत नहीं रहती, फोन पे ही सब काम बन जाता था। और वैसे तो बैंक पूरी कोशिश करती है कि ऐसे ही लोगों को वो लोन दे जो पे कर सके, लेकिन कई बार होता है कि कारणवश कोई नहीं पे कर रहा है, या ऐसा भी है कि कोई जानबूझ के नहीं पे करता है। तो ये तो आपकी अभी स्किल और जो आपकी ट्रेनिंग है वो काम आएगी आपको।
पैसे वसूल करने में। एंड इसी ये जो क्लास का उद्देश्य है वो यही है कि आप उस कला में जो रिकवरी की जो है उसमें आप निपुण बने, आपको अच्छा नॉलेज हो। बैंकिंग नॉलेज तो हो ही हो, लेकिन पर्सनल जो इसको कहते हैं सॉफ्ट स्किल वो भी है। तो अभी मेरे ख्याल में सभी ने कैमरा ऑन कर दिया है और अभी मैं प्रिंट लेता हूँ। प्रिंट लेते ही मैं नंबर कॉल आउट करूंगा जैसे लास्ट टाइम मैंने किया था। उनके नंबर्स जिनके हमने अटेंडेंस कंसीडर किए हैं, जिन्होंने कैमरा ऑन किया है, कैमरे के सामने है। ओके। और नंबर कुछ इस तरह से है। नंबर 6 15 23 04 31 12 27 24 30 19 19 14 25 यस सर। 21 34 08 29 18 11 09 यस सर। 32 हाँ 32 33 07 20 35 26 02 और 03। और हमारे 10 नंबर गौरव सिंह, कहाँ आप बाहर कहाँ हो कि अभी आ गए अंदर? सर सर आज छुट्टी थी सर, नेटवर्क इशू था तो बाहर और निकलना पड़ा सर। ऑफिस छुट्टी में के नहीं थे टाइम पे सर। कौन नेटवर्क बंद करता है? नहीं सर, ऑफिस में वो रहते थे तो तो नेटवर्क अच्छा छुट्टी रहता होती था, आज तो घर क्या पे थे तो। आपका क्या नेटवर्क बंद कर देते हैं आपके यहाँ पे? कैसे करते हैं लोग? नहीं नहीं सर, ऑफिस में नहीं है आज सर, आज घर पे थे तो नेटवर्क इशू करके था तो बाहर निकलना पड़ा बाहर सर। घूमना घूमना नहीं है आपको। ओके। जी जी सर जी। हाँ जी। और महेंद्र जी आप अपना अटेंडेंस शेयर करेंगे? अच्छा उसके पहले आप सभी को बुक्स मिली है नहीं मिली है क्या? अच्छा आप लोगों ने बताया जो 15 29 12 32 10 14 19 18 और 20 इनको बुक नहीं मिली थी लास्ट टाइम। सर हमें मिल गई है सर। अब सभी को मिली है? यस सर, अभी मिल नहीं गई है। मिली सर हमें। जी जी सर। जी सर, ओके। मिल गई है। आपके पास है अभी स्क्रीन पे बता सकते हैं? यस सर। एक प्रिंट ले लेता हूँ, स्क्रीन प्रिंट। जिसके पास बुक है वो सब स्क्रीन पे दिखाइए अपना। स्क्रीन पे दिखा दीजिए, 2 मिनट स्क्रीन प्रिंट ले लेते हैं। जो थोड़े देर के लिए होल्ड कीजिएगा क्योंकि सभी बाकी बुक सभी अपना लोग। होल्ड रखिए हाँ एक बार हाथ में, जिससे कि हाँ। हाँ मैं सभी का फोटो ले सकूं क्योंकि अभी भी कोई ढूंढ रहा है ड्रॉअर में, समीर जतीन अपना बुक टेबल दिखाइए, में। आप लोगों के पास तो है ना, क्यों नहीं दिखा रहे अर्चना, बुक अपना? मेरे तो अर्चना घर पे जी। है सर, अभी ऑफिस में हूँ मैं। अरे समीर जी और विपिन, हाँ हाँ ओके। अर्चना भी दिखा रहे हैं। गौरव आप तो बाहर है, कहाँ से बुक दिखाओगे? 18 नंबर, नहीं सर, हमारी बुक आ 19 गई है सर, भाई ने आ रिसीव गई है, किया है, आज शाम को देने आए। 32 कपिल, वो 14। भी नहीं आई है। क्या अभी नहीं बात है, मिली बुक सर हमें। नहीं है? 14 को नहीं मिली? अभी नहीं मिली। अभी नहीं। अरे आप ट्रैक तो कर लो कल तक कपिल, आ आपके जाएगी आपके मेरी। और सर ट्रैक कर लो। कानपुर में ही बता रही, कानपुर के आगे बढ़ ही नहीं रही। ठीक है, आ जाएगा वो अगर वहां पर है तो। ठीक है ठीक है, तो होल्ड कीजिए 2 मिनट में प्रिंट ले लेता हूँ। अभिषेक आप बता रहे हैं बुक? आप हिल रहे हैं इसलिए मैंने वेट किया है। अभिषेक 03, बोलो ना सर। बुक मिली कि नहीं मिली? हाँ सर, बुक मिला है सर। मिला है, साथ में रखिएगा। वो एक तो है जैसे मैंने कहा ना। हाँ अभी नीचे रख दीजिएगा, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, नीचे रख दीजिएगा। और देखिए ऐसा है, बुक जिसके पास है वो अपना बुक साथ में रखे। नहीं तो जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी ना और एग्जाम के पहले आप बुक खोलोगे, वैसे तो आपकी ट्रेनिंग 23 अप्रैल तक जाएगी। और जब आप एग्जाम के दिन बुक खोलोगे ना
वो बुक आपको पहचानेगी नहीं और आप बुक को पहचान नहीं पाओगे। तो अपने साथ बुक रखा करो, उससे थोड़ा दोस्ती बनाओ, उसमें जितने चैप्टर है उसको रिफर करो, उसके बीच में क्वेश्चन आंसर्स दिए हैं उसको अटेम्प्ट करो। ये आपका प्रैक्टिस के लिए काम आएगा। हाँ। और ट्रेनिंग खत्म होने के बाद मुझे नहीं लगता आप जून के एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओगे, क्योंकि जून का एग्जाम के लिए अ, ये क्लोज हो जाता है आपका रजिस्ट्रेशन। जून का एग्जाम 16 में से 31 में। अच्छा, तो जून के एग्जाम के लिए शायद आप रजिस्टर कर पाओगे। तो एनीवे, जो भी एग्जाम को आप रजिस्टर कर पाओ, ये बुक ही है जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, तो प्लीज अपने साथ रखिएगा। और सर अभी आप हाँ जी सर, अटेंडेंस लिखा मैं। हाँ, अभी नीचे रख दीजिएगा बुक, थैंक यू वेरी मच। नीचे रख दीजिएगा बुक, अटेंडेंस शेयर कीजिएगा सर। ओके, ये है 1 से लेके 22 तक। हाँ, मैंने प्रिंट ले ली। अभी उसको थोड़ा सा स्क्रॉल कीजिएगा कि 22 के बाद वाला दिखे। ओके, यस, ये भी कर लिया है, निकाल दीजिए, अभी अनशेयर कर दीजिए, कोई बात नहीं। और अभी किसी ने रॉन्ग आईडी से नहीं ना कनेक्ट किया है? 4 नंबर है क्या? हाँ, आकाश, बराबर है ना 4 नंबर? ओके, ठीक है। ओके देन, थैंक यू वेरी मच सर, आप कंटिन्यू कीजिएगा। ओके सभी सर, को मेरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। ओके सर, ओके थैंक यू सर, सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्ते सर। कंटिन्यू करेंगे हम सभी आगे अपना। नेक्स्ट है हमारा, इसी में कंटिन्यू है, आरबीआई वाइड इट्स सर्कुलर नंबर आरबीआई ऑब्लिक 220-23-108.or.org.rec.65 ऑब्लिक 2104158 2022-23 डेटेड August 12, 2022। ये एक सर्कुलर नंबर है आरबीआई का, जो कि 12 अगस्त 2022 को आरबीआई के द्वारा ये सर्कुलर भेजा गया है सभी बैंकों को। और इसमें इस चीज की सलाह दी गई है, क्या सलाह दी गई है, कि ऑल रिकवरी एजेंट्स डू नॉट रिजॉर्ट टू इंटिमिडेशन हरासमेंट ऑफ एनी काइंड। कि कोई भी रिकवरी एजेंट जो है ना, किसी भी प्रकार का हिरासमेंट या ना ही किसी के साथ हरासमेंट करेगा, ना ही किसी को डराएगा धमकाएगा, ना तो वर्बली ना फिजिकली, अगेंस्ट एनी पर्सन इन देयर डेब्ट कलेक्शन एफर्ट्स। अपने डेब्ट कलेक्शन एफर्ट्स में किसी भी प्रकार का हिरासमेंट या डराना धमकाना अलाउड नहीं है, including act intended to humiliate publicly or intrude upon the privacy of the debtor's family member, referees and friends। वो कह रहा है कि ना ही आप क्या है अपने रिकवरी एफर्ट्स में किसी को भी ह्यूमिलिएट कर सकते हैं। ह्यूमिलिएट मतलब किसी को गलत तरीके से उसको पेश आना, उसको नीचा दिखाना, उसके बारे में गलत सलत बोलना, ऐसा नहीं कर सकते। ना आप उसके फैमिली मेंबर से बात कर सकते हैं, ना ही उसके किसी फ्रेंड से, और ना ही किसी को किसी प्रकार का अनुचित मैसेज मोबाइल और सोशल मीडिया के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना, किसी को भी। मेकिंग थ्रेटनिंग और एनोनिमस कॉल्स, persistently calling borrowers or calling the borrower before 8 a.m. and after 7 p.m. for recovery of overdue loans, making false and misleading representation। ना ही आप किसी कस्टमर को धमकी दे सकते हैं, ना ही बहुत लगातार कॉल कर सकते हैं। आप सुबह 8 बजे से पहले और 7 बजे के बाद कस्टमर को कॉल नहीं कर सकते, है ना। और किसी प्रकार की गलत इंफॉर्मेशन देके कस्टमर को मिसगाइड भी नहीं करेंगे, आप मिसलीड नहीं करेंगे। ये सर्कुलर भेजा गया है ना। तो आप सोशल मीडिया के जरिए भी कस्टमर के साथ कोई कॉन्टेक्टेबिलिटी नहीं बना सकते। अब यहाँ कुछ बताया है कि वाइल नेगोशिएटिंग विद द क्लाइंट, DRAs need to keep their anger under control।
The defaulter may try to provoke heated situation, but DRAs need to maintain their calmness. Some useful tips for controlling the anger are. वो कह रहा है कि जब आप नेगोशिएट करते हैं क्लाइंट के साथ में तो डीआरए को अपना एंगर कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि डिफॉल्टर क्या होते हैं, जानबूझ के आपको प्रोवोक करेंगे कि आप उनके साथ लड़ाई झगड़ा करें, या वो आप सिचुएशन का फायदा उठाने के लिए आपको प्रोवोक कर सकते हैं। तो आपको कुछ टिप्स हैं जो यहाँ पे बताई गई हैं जिनका ध्यान रखते हुए काम करना है। लिसन केयरफुली बिफोर स्पीकिंग। आप बोलने से पहले सुनने पे ज्यादा ध्यान दें, कि अच्छे से सुने कि डीआरए आप जब विजिट करने जाए तो कस्टमर क्या बात कह रहा है उस बात को अच्छे से सुने, जिससे कि आप सही रिप्लाई उसको दे पाए। थिंक बिफोर यू स्पीक। बोलने से पहले आपको सोचना है कि आप क्या बोल रहे हैं। थिंक बिफोर यू रिएक्ट टू एनी सिचुएशन। किसी भी सिचुएशन पे रिएक्ट करने से पहले आपको सोचना है। एक्सप्रेस योर कंसर्न आफ्टर यू आर काम। शांत होने पर ही आप क्या करें, अपनी बात को बोले। टेक अ ब्रेक एंड रिलैक्स। आप क्या है कि अपने काम से ब्रेक लें, रिलैक्स करें, क्योंकि लगातार अगर आप काम करेंगे तो इससे भी क्या है, आपका जो व्यवहार है वो क्या होगा, चिड़चिड़ा होगा, और फिर कस्टमर के साथ आपके बात करने में क्या होगा, इश्यूज आएंगे। प्रैक्टिस योगा, एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन। आप योगा करें, थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा मेडिटेशन करें, जिससे भी आपकी जो जो भी मतलब वर्क करते हुए जो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर आता है या स्ट्रेस बढ़ते हैं जिससे आपका काम खराब होता है, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा, उस प्रॉब्लम से आप ओवरकम कर पाएंगे। डोंट होल्ड अ बाइस्ड व्यू ऑफ ग्रोथ। किसी चीज को लेके उस चीज को मतलब ज्यादा वाइज ना हो, किसी एक चीज पर ही ना टिके रहे, बात उसको बढ़ाए ना आप। यूज ह्यूमर टू डिफ्यूज सिचुएशन। अगर आपको कुछ लगता है सिचुएशन खराब होने वाली है तो थोड़ा इस तरीके से टैकल करें कि वहां पे बात को ना बढ़ाया जाए, बात ना बढ़े। आइडेंटिफाई पॉसिबल सॉल्यूशन। आप कोई भी प्रॉब्लम को क्या करें, जो सॉल्यूशन आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से क्या सॉल्यूशन इसके लिए ठीक रहेगा, ताकि हम अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको क्या कर पाए, सॉल्व कर पाए, है ना। तो सॉल्यूशन ढूंढना है हमें। बी रिस्पेक्टफुल वाइल टॉकिंग। जब आप बात करें तो सम्मान का ध्यान रखें अदर व्यक्ति का। आप हमेशा ऐसी बात करें कि दूसरे व्यक्ति को डिसरिस्पेक्टफुल ना लगे, किसी को डिसरिस्पेक्ट फील ना हो आपकी साइड से। सीक हेल्प व्हेन नेसेसरी। अगर आपको लगता है कि किसी प्रकार की कोई, मान लीजिए कि मदद की जरूरत है आपको अपने बैंक से या अपने सीनियर से, तो आप क्या करें आप, मदद लें आप।